Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about mutual induction and conceptual problem. आइए देखते हैं। तो आज का टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन में एक ही कॉइल होता था और म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल होते हैं। तो हम आपको पहले बता चुके हैं फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। तो उसी नेचर से दूसरा आप कंसेप्ट समझ सकते हैं। जैसे आपके बगल वाला नौकरी पा गया, आप नौकरी नहीं पाए हैं, तो आपके अंदर भी एक झटका लगता है कि हम भी मेहनत करें, हमें भी नौकरी मिल जाए। तो ये प्रेरणा आती है दूसरे को देखकर जो आपको झटका लगता है, और वही आपका क्या कहलाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन। ध्यान दें। लेकिन ये म्यूचुअल इंडक्शन वाला केस आपको तब होगा जब आप पास होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने गांव में रहते हैं, आपको तकलीफ मुकेश अंबानी से होगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो आपकी जो प्रतिस्पर्धा है वो आपके पड़ोस से होगी, उसकी वजह से आपके अंदर जो है जागृति पैदा होगी। तो आइए देखते हैं फिजिक्स पर कैसे अप्लाई होता है। तो पास दो कॉइल रखे हैं म्यूचुअल इंडक्शन में। देखें, किसी एक कॉइल में जिसमें आप चाहें, किसी एक कॉइल में जिसमें आप करंट को चेंज करेंगे, इसमें करंट हम लोग क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, करंट की वैल्यू चेंज करेंगे। तो पास रखी सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स परिवर्तन हो जाता है। फ्लक्स परिवर्तन के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, और इसी फिनोमिना को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहेंगे, दो पास रखे कॉइल में से किसी एक कॉइल में करंट के मान में परिवर्तन करने से पास रखे सेकेंडरी कॉइल में, पास रखे सेकेंड कॉइल में फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इस फिनोमिना को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन का एग्जांपल है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, और ट्रांसफार्मर आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसका डिफिनेशन दोबारा सुने। दो पास रखे कॉइल में से किसी एक कॉइल में, जिसमें आप चाहें, किसी एक कॉइल में करंट के मान में चेंज करने से पास रखे अदर कॉइल में फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इस फिनोमिना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और म्यूचुअल इंडक्शन का एग्जाम्पल है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो इतनी जानकारी यहां से आपको होना चाहिए इसकी डिफिनेशन के बारे में। जिसमें आप करंट फ्लो करेंगे उसे प्राइमरी कहा जाएगा, चाहे जिसमें, चाहे इसमें, चाहे इसमें। और जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा उसे सेकेंडरी कॉइल कहा जाएगा। तो यस, अब म्यूचुअल इंडक्शन को समझने के लिए इसमें दो केस हैं। केस फर्स्ट, व्हेन करंट थ्रू प्राइमरी इज कांस्टेंट। यदि प्राइमरी कॉइल में करंट क्या है, कांस्टेंट है, तब देखते हैं क्या होता है। पहले वाले कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में हम करंट में चेंज करते हैं, तो वन फेरे से रिलेटेड जो फ्लक्स है वो φ2 है। और सेकेंडरी कॉइल में हम लिए हैं फेरों की संख्या कितना, N2 लिए हैं। तो टोटल लिंकेज फ्लक्स जो होगा, वो होगा N2 φ2। N2 φ2 जो होगा वो प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। N2 φ2 प्रोपोर्शनल I1। ध्यान दें। तो N2 φ2 बराबर MI1। तो where M is
where m is equal to mutual inductance or coefficient of mutual induction. Coefficient of mutual induction. कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। यहां से m इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं N2 phi2 अपॉन I1। मतलब जब करंट कांस्टेंट है तो यहां पे फर्स्ट डिफिनीशन मिलेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का। हाँ, तो यहां कहेंगे इफ I1 is equal to 1 then m is equal to N2 phi2। यहां से आपको डिफिनीशन मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है कैपिटल M को। तो एक वन टर्न से रिलेटेड फ्लक्स है phi2, तो इसमें कितने फ्लक्स टर्न है N2 टर्न है, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा N2 phi2। N2 phi2 जो होगा वो पहले वाले प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। यस, और N2 phi2 का मान ज्यादा होगा, इसमें करंट में ज्यादा होगा। अगर I1 ज्यादा होगा तो N2 phi2 का मान ज्यादा होगा, I1 कम होगा तो N2 phi2 का मान कम होगा। तो इसीलिए कहा गया है N2 phi2 प्रोपोर्शनल I1। तो N2 phi2 इक्वल टू m I1 वेयर m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसे कहा जाता है। ध्यान दें, अब यहां से m की डिफिनीशन आपको लिखना है। तो कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है यदि प्राइमरी कॉइल में करंट 1 एम्पियर हो। दो कॉइल के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड टोटल फ्लक्स के बराबर होता है इफ प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो 1 एम्पियर हो। तो यहां से ये डिफिनीशन आपको मिलेगी। अब देखते हैं सेकेंड परिभाषा कैसे निकालते हैं आप एम का। यहां पे व्हेन करंट थ्रू प्राइमरी चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू। अब यहां जो है अब की बार करंट को चेंज करना है। करंट को चेंज करना है तो करंट जब आप चेंज करेंगे तो करंट चेंज करने से इसमें फ्लक्स में चेंजिंग आएगा, चेंज होगा तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल है? प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज के, तो di1 अपॉन dt। सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा वो प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल होगा। अगर इसमें di1 अपॉन dt का मान ज्यादा होगा तो ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो यस, क्योंकि करंट में जल्दी जल्दी चेंज होने से फ्लक्स में ज्यादा परिवर्तन होगा, ज्यादा परिवर्तन होगा तो ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोपोर्शनल सेकेंडरी में, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोपोर्शनल प्राइमरी में करंट परिवर्तन की दर। तो ध्यान दें, तो E2 इक्वल टू है m di1 अपॉन d2 और यहां आएगा क्या? माइनस, या इसे m इक्वल टू लिखेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड में E2 अपॉन di1 अपॉन dt। तो ये होता है m हो या l हो, दोनों का मान क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो हम लोग केवल मैग्नीट्यूड पर ध्यान देंगे। अब यहां से आप फिर डिफिनीशन, सेकेंड डिफिनीशन m का निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का। तो ध्यान दें, इफ
इफ di1 अपॉन dt इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड देन m इक्वल टू E2। दो पास पास रखे कॉइल के बीच कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, दो पास पास रखे कॉइल के बीच कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है यदि प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड हो। मतलब प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड करने से सेकेंडरी कॉइल में जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसे ही दोनों कॉइल के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर कहते हैं। द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ एम आर सेम एज एल। तो यूनिट और डायमेंशन जो है, जो एल का है हेनरी उसकी यूनिट है, तो एम का भी यूनिट क्या है, हेनरी ही है। तो यहां से भी 1 हेनरी की डिफिनीशन लिख सकते हैं। इफ, ध्यान दें, इफ di1 अपॉन dt इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड एंड E2 इक्वल टू 1 वोल्ट, E2 इक्वल टू 1 वोल्ट, तो ऐसी दशा में M इक्वल टू होगा 1 हेनरी। हाँ, अब यहां से आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। दो पास पास रखी कॉइल में से किसी एक कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड करने से यदि अदर कॉइल में प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट हो तो उन कॉइल के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान 1 हेनरी के इक्वल होगा। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। दूसरे टाइप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलिनॉइड। तो ध्यान दें, ये सोलिनॉइड S1 एक सोलिनॉइड है जो अंदर वाला है और एक बाहर सोलिनॉइड है जो S2 है, नाम से है। ये सोलिनॉइड S1, उसमें लिखा है N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 है और उसका रेडियस अंदर वाले का R1 और टोटल सबका लेंथ क्या है, L है, अंदर बाहर दोनों, या L1 L2 अलग अलग भी ले सकते हैं। हाँ, प्लेस्ड इनसाइड एन अदर सोलिनॉइड S2, बाहर वाला S2 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 है, इसका रेडियस R2 है, लेंथ इसका भी क्या है, L है। तो ध्यान दें, एक कॉइल इसके अंदर है, इसका रेडियस स्मॉल r है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो N1 है, पहले वाले में अंदर वाला जो सोलिनॉइड है, और उसके बाहर एक सोलिनॉइड है, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, उसका रेडियस क्या है, R2 है, लेंथ सबका L है, ये दिया हुआ है। अब हम जो है यहां से म्यूचुअल इंडक्शन का कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं अगर सेकेंड वाले सोलिनॉइड में करंट I2 फ्लो करते हैं, तो करंट इसमें परिवर्तन करने से सेकेंड वाले में अगर आप करंट फ्लो करेंगे तो इनके बीच म्यूचुअल इंडक्शन नियम की वैल्यू, हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर आप सेकेंड वाले में करंट फ्लो करते हैं तो कॉइल में करंट फ्लो करने से बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए, सेकेंड वाले में सोलिनॉइड में करंट I2 फ्लो करने से क्या उत्पन्न होगा, इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड B2 नाम दिया है, B2 इक्वल टू हम लोग जानते हैं पहले से, म्यू नॉट एन आई हम लोगों को पहले से मालूम है। एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, सोलिनॉइड के भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई होता है। तो यहां कहेंगे B2 इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2 हो जाएगा, क्योंकि I2 करंट के कारण यहाँ पे एक्सिस पे क्या उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। यस, इस प्रकार से तो ये B2 हो गया। N2 को हम स्मॉल लेटर में N2 है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो उसे हम कैपिटल लेटर में लिखे हैं। आंसर अगर आप कैपिटल में चाहते हैं तो कैपिटल में लिखिए और स्मॉल में चाहते हैं तो स्मॉल में लिखिए। तो बहरहाल अभी हम कैपिटल में लिखना चाहते हैं, अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप स्मॉल में भी लिखिएगा। हाँ,
तो यहां देखिए N2 के स्थान लिख लिए कैपिटल लेटर में N2 अपॉन L, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। चलिए ये हो गया। अब इस फील्ड के कारण इसमें टोटल फ्लक्स कितना होगा, φ1, इस वाले के लिए कह रहे हैं φ1 बराबर होगा N1 B2 A1। फाई बराबर BA होता है और इसमें फेरों संख्या क्या है, कैपिटल लेटर में N1। तो चलिए ठीक है, तो N1 अपने स्थान रखिए, B2 की ऊपर वाली वैल्यू यहां पे रखे हैं और इसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर इसका रेडियस स्मॉल r1 है तो इसका एरिया πr1 स्क्वायर हो जाएगा। तो φ1 आपका यहां से पता चल गया। तो φ1 में हम I2 को अलग कर लिया, I2 को बाहर कर लिए, यहां लिखे हैं μ0 पाई यहां वाला और N1 N2 R1 स्क्वायर अपान L है तो L है, यहां भी I2 बाहर कर लिए। ये फार्मूला एनोलॉजी के आधार पर हम समझेंगे ये क्या है, ये कैपिटल M के बराबर है। इसी प्रकार से इसे लिख सकते हैं M φ1 इक्वल टू M I2। अगर इन दोनों का हम कंपेरिजन करें तो यहां से हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M इक्वल टू मिल पा रहा है μ0 पाई N1 N2 R1 स्क्वायर अपान स्मॉल l। ध्यान दे, अगर कोई स्मॉल N1 के स्थान पे लिखना चाहे, जैसे N1 इक्वल टू होता है इस टाइप से, तो N1 के स्थान में कोई लिखना चाहे, अगर N1 के स्थान में कोई लिखना चाहे स्मॉल N1 L लिखे, N2 का स्थान में कोई लिखना चाहे स्मॉल N2 L लिखे। तो N1 N स्मॉल लेटर में N1 N2 के टर्म में अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान निकालना चाहे तो ये चीज यहां पुट कर देगा, तब भी आ जाएगा। तो जैसी हमें आवश्यकता रहेगी उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो ध्यान दें, तो सॉलिनॉइड वाला इस टाइप से प्रॉब्लम होगा। अगर बाहर वाले में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके कारण भीतर मैग्नेटिक फील्ड, या अंदर वाले के कारण भी हो सकता है। तो बाहर के लिए क्या आएगा, बाहर के लिए φ2 यहां निकालेंगे। तो अंदर वाले में अगर करंट फ्लो पर चेंज कराएंगे, अंदर वाले फ्लो होगा तो यहां φ2 आएगा, और बाहर वाले में करंट चेंज हो रहा है तो यहां φ1 लिखा गया है। मतलब जिसमें हम करंट फ्लो कराते हैं और फ्लक्स परिवर्तन अगले वाले में होता है, जिसमें करंट फ्लो होगा वो प्राइमरी कहलाएगा, जिसमें इंड्यूस्ड उत्पन्न होगा ईएमएफ वो सेकेंडरी कहलाता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगला हेडिंग देखा जाए, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू प्लेन कॉइल्स। तो यहां देखें, कॉइल हैविंग N1 टर्न्स रेडियस R1 सराउंडेड बाय अनदर कॉइल हैविंग N2 टर्न्स रेडियस R2। R2 इज ग्रेटर देन R1। ध्यान दे, तो यहां भी दो कॉइल है, एक अंदर है N1 टर्न वाला और एक उसके बाहर है N2 टर्न वाला। ध्यान दे, तो हम लोग जो कर रहे हैं वो बाहर वाले टर्न में करंट फ्लो कर रहे हैं। तो आप किसी में करंट फ्लो कर सकते हैं, अगले में फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब अंदर वाले में करंट उत्पन्न करेंगे तो बाहर वाले में लिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए हम बाहर वाले, अब आप सर्किल वाले के लिए, सर्कुलर लूप के लिए आप पढ़ चुके होंगे कि इसमें करंट फ्लो करने से इसके सेंटर पे क्या उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो यहां देखिए, तो बाहर वाले में आई करंट, सेकंड वाले कॉइल में आई करंट फ्लो करने से इसके सेंटर पर यहां मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, इसमें हर जगह यहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यस, तो बी सेंटर यहां लिखा है, बी बराबर होता है μ0I/2R। ये फार्मूला होता है। अगर टर्न्स क्या है, N2 है तो N2 गुणा इंटू किया पर बाहर वाले में करंट फ्लो के कारण सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो μ0N2I/2R2 होगा, क्योंकि बाहर वाले का रेडियस कितना है R2 होगा। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इतना मिलेगा। इसे हम समीकरण 1 डाल देते हैं, इक्वेशन 1। अब इस फील्ड के कारण अंदर वाले से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा φ1 इक्वल टू होगा BA1, और यहां भी इसके पास भी टर्न कितना है N, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा N1 BA1। तो ये भी तो यही प्रयोग किया जाएगा। अब वैल्यू ऊपर से पुट करते हैं, N1 अपने स्थान पर रहेगा,
बी सेंटर वाली ये वैल्यू, और A1 इसका एरिया, इसका रेडियस हमें मालूम है R1, तो ये हो गया पाई R1 स्क्वायर, एरिया रख दिए हम। मतलब हमारा टारगेट क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना इस केस में। अब हम इसे सफाई से इकट्ठा किए हैं, हमें आई को बाहर करना है क्योंकि कंपैरिजन करके हमको एम ले आना है, फाई इक्वल टू एम आई से कंपैरिजन करना है। तो यहां लिखे हैं म्यू नॉट पाई N1 N2 R1 स्क्वायर अपॉन 2R2, बाहर कर लिए हैं आई, बाकी सबको इकट्ठा कर लिए। इसे कंपैरिजन करेंगे फाई 1 इक्वल टू एम आई से, तो ये आई आई अब कंपैरिजन करेंगे तो आई आई तो सेम है, कोई मतलब नहीं, तो एम के स्थान पे कौन वैल्यू प्रयोग किया जाएगा, इन ब्रैकेट में जो है, तो एम इक्वल टू आया इस केस में, एम इक्वल टू आया म्यू नॉट पाई N1 N2 R1 स्क्वायर बटे 2R2। तो यहां भी अब फार्मूला देखने में सब बहुत कठिन होता है, आपको अपने नियम से मतलब रखना चाहिए। जब प्रॉब्लम आएगा तो हम इसी टाइप से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दें, coil having N1 turns radius R1 surrounded by another coil having N2 turns radius R2। तो अगर ऐसा कोई केस आता है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये फार्मूला प्रयोग किया जा सकता है, और फार्मूला तो याद नहीं रहेगा तो जाहिर है कि ये स्टेप बाय स्टेप आपको ज्ञान होना चाहिए। यस, और अगर अंदर वाले में आप करंट यहां फ्लो करते हो तो आप यहां फाई 2 लिखना, आएगा सब यही आएगा, यही तो करंट किस में फ्लो करना ही आप निर्णय करेंगे, या क्वेश्चन में दिया रहेगा तो अगले वाले में उत्पन्न होगा, तो आंसर यही आएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आज का लास्ट कंसेप्ट है इन टर्म्स ऑफ दियर सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2। तो जो हम अब तक पढ़े हैं L1 L2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस से क्या रिलेशन है वो आपको जानना है यहाँ पे। तो फॉर टू मैग्नेटिकली कपुल्ड कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू होता है K अंडर रूट L1 इंटू L2। तो पहला कॉइल जो होगा उसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, सेकेंड वाले कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L2 होगा। तो ये M और L में रिलेशन है, ये रिलेशन आपको जानना चाहिए, ये रिलेशन आपको जानना चाहिए। वेयर K इज कपलिंग फैक्टर या कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहा जाता है, K को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग या कपलिंग फैक्टर बिटवीन टू कॉइल्स एंड इट्स रेंज 0 इज लेस इक्वल K इज लेस इक्वल 1। मतलब K का मान 0 से लेकर 1 तक हो सकता है। तो 1 कब होगा, K का मान 1 कब होगा, ये आइडियल केस में होगा जो कि संभव नहीं है। फॉर आइडियल कपलिंग के लिए K का मान कितना है, K मैक्स इक्वल टू 1 होता, आइडियल के लिए है। अगर आइडियल वाला केस नहीं आएगा तो M मैक्स बराबर अंडर रूट L1 L2 के होगा। आप फार्मूले में या कहीं ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आप इस प्रकार से टिक लगाएंगे। ध्यान दें, फॉर रियल कपलिंग, रियल जो वास्तव में होता है उसके लिए यही फार्मूला है, M इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2। रियल कपलिंग के लिए वास्तव में K का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो ये वैल्यू दिया रहेगा तो आप इसमें रख के आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब ये रिलेशन आपको जानना था कि M और L1 L2 के बीच कौन सा रिलेशन होता है, आपको ये चीज जानना चाहिए। तो पहले कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L1 है और दूसरे कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L2 है। अगर ऐसा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस से क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आज का पहला न्यूमेरिकल देखा जाए, इफ द करंट इन ए प्राइमरी सर्किट इज I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज M, then the value of induced voltage in secondary circuit will be। तो हमारे पास सॉल्यूशन के लिए करंट है, करंट I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसको हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट कांस्टेंट, बाहर साइन ओमेगा टी का कास ओमेगा टी होगा, डिफरेंशिएशन में ओमेगा टी का दोबारा करेंगे तो ये ओमेगा हो जाएगा। यस, और ई इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस M
di/dt। तो जाहिर है इसमें ये वैल्यू पुट कर देना चाहिए हमें, तो -m di/dt की आपकी ये वैल्यू है I0 ओमेगा cos ओमेगा t, या वहां के हिसाब से इक्वल टू इतना आ गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बहुत छोटा सवाल था ऑप्शन में, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल आज कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल इज 5 हेनरी, द करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल इज रिड्यूस्ड टू 0 वैल्यू फ्रॉम 3 एम्पियर इन 1 मिलीसेकेंड, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज। तो ये ध्यान देना है। तो इस टाइप के सवाल में पहले गिवन देख लेते हैं। तो हमको म्यूचुअल इंडक्शन कैपिटल एम इक्वल टू दिया है 5 हेनरी, ये हमारी जानकारी में है। और आगे जो है करंट जो है 3 से 0 हुआ है, तो डेल्टा आई की जो जानकारी है 3 - 0 = 3 एम्पियर हो गया है। और टाइम 1 मिली सेकेंड है, डेल्टा टी 1 मिली सेकेंड, तो 1 × 10⁻³ सेकेंड, इतना हमारे जानकारी में है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमसे पूछ रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू हम मैग्नीट्यूड में निकालेंगे -m डेल्टा I/डेल्टा t। तो m की वैल्यू 5 हेनरी है, 5 × डेल्टा I 3/डेल्टा t 1 × 10⁻³ इतना आया। तो ये आया 15 × 10⁻³ वोल्ट या 15 किलो वोल्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल और आज का लास्ट सवाल देखा जाए। म्यूचुअल इंडक्शन इन फिगर सोन इज। तो एक यहाँ वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ स्क्वायर लूप है, और ये कितना है बी लेंथ का है, और वायर से ये ए लेंथ से यहां शुरुआत होता है स्क्वायर लूप, और ये बी है। तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस पूछा जा रहा है। तो यहां पे तो बी वेरिएबल है। अब इस वायर के जितना नजदीक होगा बी ज्यादा होगा, जैसे दूरी बढ़ता जाएगा बी का मान घटता चला जाएगा, बी वेरिएबल है। तो यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस प्राप्त करने के लिए आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या किया जाए देखते हैं। तो यहां से हम मान लेते हैं एक पट्टी काटते हैं, यहां डेरिवेशन करना होगा। ये चीज देखिए, ये dx मोटाई का एक पट्टी ले लेते हैं, और इसकी वायर से जो दूरी मान लेते हैं वो x मान लेते हैं। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B = जो फार्मूला बताया गया है μ0/2π I/x होगा। क्योंकि हर जगह वेरिएबल है, तो एक छोटी सी पट्टी के लिए लेते हैं जहां पे एक इतने छोटे स्ट्रिप के लिए वो B सेम होगा। अब इसके कारण यहां मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा d∅, बहुत छोटा सा फ्लक्स होगा, तो ये होगा BDA। ध्यान दें, B की वैल्यू यहां से रखते हैं, तो B की वैल्यू हो जाएगा μ0/2π I/x। DA कैसे निकाला जाए? DA मतलब छोटा सा एरिया। तो छोटा सा एरिया, ये लेंथ है कितना है, ये पूरा B है, इतना लंबाई कितना B, और ये चौड़ाई dx, तो B × dx हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहां से हम μ0/2π IB, ये हो जाएगा dx/x, d∅ यहां पे मिला। अब इसके बाद यहां इंटीग्रेशन हमें करना होगा। तो हम जो लाना चाहते हैं φ = mi, इस टाइप से चाहते हैं। तो देखा जाए, इंटीग्रेटिंग में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो d∅ = इधर इंटीग्रेशन करेंगे μ0/2π IB dx/x, इतना आया। तो d∅ का इंटीग्रेशन, ये तो फाई हो जाएगा, यहां हो गया। अब यहां जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे हम बाहर कर लेते हैं, μ0/2π
आई बी ये कांस्टेंट है, यहां जो है 1/x dx। अब यहां हमें लिमिट लगाना होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक चाहिए, तो यहां लिमिट ए हो जाएगा, यहां से ये, फिर यहां से a प्लस बी, ए से लेके a प्लस बी तक का हमें लिमिट लगाना होगा इस प्रॉब्लम के लिए। तो यहां ये हो जाएगा μ0/2 पाई आई बी। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x बेस ए, ये चीज होता है। यहां लिमिट a प्लस बी लगाएंगे, तो μ0/2 पाई आई बी इन ब्रैकेट में लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट हो जाएगा log a प्लस बी बेस ई माइनस log a बेस ई, इतना हो गया। इसे लिख सकते हैं μ0/2 पाई आई बी log m माइनस log n, इस टाइप से अगर है तो log m/n कहा जाता है। तो इसे जो हम लिखेंगे a प्लस बी अपान ए, तो a बटे ए 1 और b अपान ए आएगा इतना। तो फाई इक्वल टू आया, तो फाई इक्वल टू आया, तो इसमें आई भी शामिल है, आई को मैं बाहर कर देता हूं, तो μ0/2 पाई, यहां b रहेगा और ये रहेगा log 1 प्लस बी अपान ए बेस ई, और आई को हम कर देते हैं बाहर। तो चलिए इसको नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसका कंपैरिजन, जैसे ये कितना है, ये m के स्थान पे है, m i, तो आंसर में i नहीं होगा, ध्यान दें। m इक्वल टू जो हमारा आंसर अब आ रहा है μ0b/2 पाई इन ब्रैकेट जो आ रहा है log 1 प्लस बी अपान ए, तो ये आंसर आ रहा है μ0b/2 पाई log 1 प्लस बी अपान ए बेस ई। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये रहा थोड़ा सा कठिन सवाल, ये वेरिएबल वाला केस है, कांस्टेंट वाला केस नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का मान डिक्रीज करता जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।